नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेटेस्ट जजमेंट विद एडवोकेट परेश पुराणिक। दरअसल दोस्तों, ये एक ऐसा चैनल है जहां पर हम सिर्फ किसी भी केस को पढ़ते नहीं हैं, बल्कि उसको इस तरीके से एनालाइज करते हैं कि उसके एफआईआर से लेके उसका चालान, उसका ट्रायल कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट में अपील हुई तो हाई कोर्ट ने क्या कहा, ट्रायल कोर्ट में क्या कहा गया, और जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या सोचकर क्या डिसीजन लिया, ये पूरा हम यहाँ पर समझते हैं डिटेल में, जिससे एक आम इंसान के साथ साथ जो लोग लॉ की प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट्स, उनके लिए भी हेल्पफुल रहे, और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं जिनको साइटेशंस की ज़रूरत पड़ती है अपनी प्रैक्टिस में कानून की, उनके लिए भी काफ़ी वीडियोस हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल कभी कभी अदालत में सच बोलने वालों की भीड़ नहीं होती, सिर्फ एक ही इंसान होता है जो झूठ के सामने खड़ा रहता है। और सोचिए, अगर किसी मर्डर केस में 19 गवाह हो, लेकिन उनमें से 18 गवाह यदि मुकर जाए तो क्या आरोपी बच जाएगा, या फिर सिर्फ एक गवाह के भरोसे किसी को इंसाफ दिया जा सकता है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में इसी सवाल का एक जवाब दिया है, जो भारत के तमाम कोर्ट में जितने भी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनकी दिशा बदल सकता है। क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कहा है कि एविडेंस की क्वांटिटी नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी मायने रखती है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी प्रिंसिपल के ऊपर एक हत्या के आरोपी की उम्र कैद को बरकरार रखा गया है। दरअसल ये मामला गुजरात के अहमदाबाद का है, और एक साधारण चाय की दुकान पर एक मामूली सा झगड़ा होता है, और फिर अगली सुबह खून से लथपथ एक आदमी सड़क पर पड़ा हुआ मिलता है। मृतक का नाम था सोमा भाई, और उस रात उसकी आरोपी मितेश उर्फ टीनियों से बहस हुई थी, और कारण बहुत मामूली से था, एक आधी बुझी हुई सिगरेट। आरोपी ने सिगरेट का टुकड़ा उस बाल्टी में फेंक दिया था जिससे चाय के कप धोए जाते थे। बहस बढ़ गई, गुस्सा बढ़ा, और जाते जाते आरोपी ने धमकी दी कि तुझे देख लूंगा। उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये छोटी सी लड़ाई अगले दिन एक मर्डर में तब्दील हो जाएगी। अगली सुबह सोमा भाई अपनी चाय की दुकान के पास घायल अवस्था में मिला। उसका भाई ईश्वर वहाँ पहुँचा, और यहीं इस केस का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो शुरू होता है। क्योंकि भाई के अनुसार सोमा भाई ने खुद बताया कि मुझे मितेश ने चाकू मारा। सिर्फ एक बार नहीं, अस्पताल में ले जाते समय भी उसने कई बार ये नाम दोहराया था, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये रिलायबल है? क्योंकि जब पुलिस ने जांच शुरू की तो आरोपी की निशानदेही होती है उसके ऊपर से चाकू को बरामद किया गया, 19 गवाह को पेश भी किए गए। लेकिन यहाँ पर कहानी पलट गई, क्योंकि आधे से ज़्यादा गवाह जो थे वो हॉस्टाइल हो गए थे। हॉस्टाइल होना यानी बिक जाना, या डर की वजह से अपने स्टेटमेंट से पलट जाना। कुछ ने कहा कि हमने हमले को होते हुए देखा ही नहीं, तो कुछ अपने पुराने बयान से मुकर गए। डिफेंस ने तुरंत हमला बोला, और कोई मजबूत इंडिपेंडेंट आई विटनेस नहीं होने, मेडिकल रिपोर्ट में कॉन्ट्रडिक्शंस आने की वजह से, और कई गवाह हॉस्टाइल हो जाने, और चाकू पर खून अवेलेबल नहीं होने से, और डाइंग डिक्लेरेशन को थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल और अनक्रेडिबल बनाने की वजह से थोड़ा सा केस कमज़ोर हो गया। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा तर्क दिया गया कि जब इतने सारे गवाह मुकर गए हैं तो आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों न दिया जाए। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने 2 गवाहों पर भरोसा किया, जो कि थे PW1 और PW12। PW1 जो था वो मृतक का भाई था, और PW12 जो था वो ऑटो ड्राइवर था, और आरोपी को IPC 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा ट्रायल कोर्ट ने सुना दी। लेकिन जब ये मैटर यहाँ से हाई कोर्ट पहुँचा अपील में, तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन फेक है, घायल व्यक्ति जो था वो अनकॉन्शियस था, और आई विटनेस रिलायबल नहीं है, और प्रोसिक्यूशन की चेन इस वजह से काफ़ी कमज़ोर लग रही है। लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को तो बरकरार रखा, और फिर मैटर यहाँ से पहुँचा सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बेसिक क्वेश्चन था, क्या सिर्फ एक भरोसेमंद गवाह के आधार पर किसी को हत्या की सजा दी जा सकती? और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट बना। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस को 3 हिस्सों में बांटा: मोटिव, मेंस रिया और एक्टस रियस। कोर्ट ने कहा कि मोटिव तो बिल्कुल साफ था, रात में झगड़ा हुआ था, धमकी भी दी गई थी, और कुछ घंटों के बाद हमला भी हुआ। इससे आरोपी की इंटेंशन तो साबित हो जाती है।
अब सवाल आता है डाइंग डिक्लेरेशन का, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। क्या मरने वाला व्यक्ति वास्तव में सच बोलने की स्थिति में था? डिफेंस ने कहा कि उसके दिल पर चोट लगी थी, वह बेहोश रहा होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि कोई मेडिकल एक्सपर्ट ये साबित नहीं कर पाया है कि उस समय वो बेहोश था या अनकॉन्शियस था। उल्टा भाई का व्यवहार बड़ा नेचुरल था। उसने तुरंत पूछा कि क्या हुआ, और मृतक ने आरोपी का नाम लिया। तो कोर्ट ने कहा कि अगर डाइंग डिक्लेरेशन ट्रूथफुल और वॉलंटरली हो तो उसी के आधार पर कन्विक्शन हो सकती है। अब कोर्ट ने जो PW12 की टेस्टिमनी देखी, जो कि एक ऑटो ड्राइवर था, उसने कोर्ट में कहा कि उसने खुद आरोपी को चाकू मारते हुए देखा है। क्रॉस एग्जामिनेशन में उससे लंबी पूछताछ हुई। कहाँ जा रहे थे, कितने बजे जा रहे थे, रिक्शा कहाँ खड़ा था, घायल को अस्पताल क्यों नहीं ले गए, ये सभी वो क्वेश्चंस थे जो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे थे, लेकिन वह अपने बयान से टस से मस नहीं हुआ। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी गवाही काफ़ी क्लियर और कंसिस्टेंट है, और यही प्रोसिक्यूशन की रीड बन गई। अब आया इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल सेगमेंट। कोर्ट ने कहा कि गवाहों की संख्या नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि अगर 20 गवाह झूठ बोले और एक गवाह सच बोले तो अदालत उस एक इंसान पर भरोसा करेगी, ना कि उन 18 गवाह पर जो कि हॉस्टाइल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की सेक्शन 134 का भी मेंशन किया, जिसमें कहा गया है कि कानून नहीं कहता है कि कन्विक्शन के लिए कई गवाह ज़रूरी है। अगर एक गवाह पूरी तरह रिलायबल है तो वो काफ़ी है। कोर्ट ने कहा कि PW1 भरोसेमंद है, PW12 भी भरोसेमंद है, और डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो भी वैलिड है। प्रोसिक्यूशन ने गिल्टी प्रूव कर दिया है, और इसीलिए आरोपी को उम्र कैद की सज़ा जो है वो बरकरार रखी जाएगी। हाईकोर्ट ने भी यही कहा था। चूँकि आरोपी काफ़ी सज़ा काट चुका है, वह रिमिशन के लिए आवेदन दे सकता है। अब जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो नाम है वो है मितेश @TV वगेला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। सुप्रीम कोर्ट में मैटर डिसाइड किया गया, और जो जजमेंट की डेट है वो 19 मई 2026 है। अब सवाल ये उठता है कि इसका रियल लाइफ में इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, इस फैसले का असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसका काफ़ी डीप इम्पैक्ट होने जा रहा है। क्योंकि भारत में अक्सर जो ट्रायल्स होते हैं क्रिमिनल केसेस में, वहाँ पर गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं, या तो डर की वजह से या फिर उनको खरीद लिया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अगर एक भी गवाह बचे जो कि सच्चा और भरोसेमंद हो, तो आरोपी सिर्फ इसलिए नहीं बच सकता कि ज़्यादातर गवाह पलट गए। यानी कि अब अदालत क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी की ओर फोकस करेगी और सच्चाई को देखेगी। सच की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि उसके साथ कितने लोग खड़े, बल्कि उसकी ताकत इस बात में होती है कि वह अकेला होकर भी गिरता नहीं है। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या सिर्फ एक गवाह के भरोसे के ऊपर किसी को उम्र कैद की सज़ा देना सही है, या फिर इससे गलत सज़ा का खतरा और बढ़ जाएगा? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।